Hello and welcome back to this series of theories. The topic of present day is what is feminism. आज का टॉपिक है कि फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। फेमिनिज्म पर प्रश्न बहुत आते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी फेमिनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द 1970s. It was an effort to develop a literary theory based on feminine consciousness and sensibility. यानी फेमिनिज्म जो है वो फेमिनिस्ट कॉन्शसनेस और सेंसिबिलिटी पर बेस्ड थियोरी है। फेमिनिज्म बहुत ही प्रासंगिक थियोरी है और ये आधी दुनिया के उत्पीड़न से संबंधित है, आधी दुनिया के भेदभाव से संबंधित है। आजकल कोरोना की त्रासदी चल रही है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जेंट्स स्टाफ को तो आधी अधूरी सैलरी दी जा रही है, लेकिन जो फीमेल स्टाफ है उसको उतनी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का उदाहरण है और इसी तरह फेमिनिज्म के बहुत सारे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। फेमिनिज्म में दो तीन नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक नाम वर्जीनिया वुल्फ का आता है। वर्जीनिया वुल्फ का एक एसे है। उस एसे में उन्होंने शेक्सपियर की सिस्टर जूडिथ की कल्पना की है। जो जूडिथ होती है वो शेक्सपियर की तरह गिफ्टेड होती है, उन्हीं की तरह इंटेलिजेंट होती है, लेकिन दोनों में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है और जहाँ शेक्सपियर इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं वहीं जो जूडिथ होती है उसको त्रासदी अंत में मिलती है और वो एक अनजान व्यक्ति की तरह उसे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो जो जूडिथ शेक्सपियर है, वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसे है, वो फेमिनिज्म का एसे है। इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ कहा करती थी, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें कहा है कि हर जो फीमेल है, वुमन है, उसका अपना खुद का कमरा होना चाहिए और उसे आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए या उसे कम से कम 500 पाउंड तो होने ही चाहिए। तो वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन डी बुआ, वोllस्टोनक्रॉफ्ट, ये लोग प्रारंभिक जो है बहुत ही बड़े फेमिनिज्म के नाम हैं, फेमिनिज्म के हस्ताक्षर हैं। बुआ का एक कोटेशन है, वन इज नॉट बोर्न बट रादर becomes a woman. One is not born but rather becomes a woman. यानी जो वुमन होती है वो पैदा नहीं होती है, समाज उसे बना देता है। तो जो सिमोन डी बुआ थी वे कहती थी कि जो वुमन है वे फंडामेंटली मूलभूत रूप से उनमें और मैन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये जो डिफरेंस बनाया जाता है इस समाज के द्वारा डिफरेंस बनाया जाता है। फेमिनिज्म का जहाँ तक डिफिनीशन की बात है तो सामान्य डिफिनीशन दी जा सकती है। फेमिनिज्म इज दैट इंक्लूसिव मूवमेंट विच सीक्स इक्वलिटी, social and political justice and the end of patriarchy.
यानी फेमिनिज्म वो इंक्लूसिव मूवमेंट है जो इक्वलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस और पैट्रियार्की के एंड को चाहता है। फेमिनिज्म सीक्स अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द बॉडी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल अब्यूज, यानी फेमिनिज्म में वुमन को अपने बॉडी पर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, यानी कि ये बोला जाता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये चीज़ पहनो, ये चीज़ न पहनो, तो ये सारी चीज़ें समाज को नहीं निर्धारित करनी चाहिए। ये जो व्यक्ति है उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। यहाँ तक कि फेमिनिज्म में इवन वुमन हैव राइट टू डू मिस्टेक्स, यानी वुमन जो है उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वे गलतियाँ करें। तो फेमिनिज्म वस्तुतः नारी और पुरुष के मध्य इक्वलिटी, बराबरी का मूवमेंट या थ्योरी है। अब इसके की टेक्स्ट हम लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो जो सबसे पहली पुस्तक है, जो पायनियरिंग पुस्तक है, जो सबसे शुरुआती किताब है, वो है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन 1792। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन 1792 ये वोलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है। द सेकंड सेक्स 1792 ये बुआ की है और ये बहुत ही प्रभावकारी पुस्तक है। द सेकंड सेक्स 1972 इसने केवल अंग्रेजी साहित्य को नहीं या फ्रेंच में लिखी गई थी ओरिजिनल, इसने पूरे वर्ल्ड लिटरेचर को प्रभावित किया है। द लाफ ऑफ मेडुसा 1975 हेलने सिक्सस की है। तो सीसू प्रोनाउंसिएशन होता है, हेलने सीसू, तो हेलने सीसू की द लाफ ऑफ मेडुसा है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो थर्ड वेव है उससे संबंधित है। अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 शोआल्टर की है, तो ये सेकंड वेव से संबंधित है। अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 शोआल्टर। द मैड मैन इन द एटिक 1979 गिलबर्ट एंड गुबर। स्पेकुलम ऑफ द अदर वुमन 1985 लूस इरीगरे। सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी टोरिल मोई। तो एक किताबें हैं जिन पर फेमिनिज्म बेस्ड है। इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख किताबें हैं और इनका रेफरेंस आएगा। फेमिनिज्म के 3 धाराएं हैं, 3 वेव्स हैं, तो इन वेव्स को समझ लेते हैं। 3 वेव्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। पहली वेव है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। ये 1700 से यानी लेट 1700 से 1600 समथिंग से अर्ली 1900 तक माना जाता है, यानी लेट 1700 से अर्ली 1900। और इसकी जो प्रमुख नेत्री हैं, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वो मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट हैं। 1792 में इन्होंने अपनी वही पुस्तक लिखी थी कि अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और ये जो मैरी शेली हैं, जिन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन नामक बहुत बड़ा नावल लिखा है, जिसे पहला साइंटिफिक नावल माना जाता है, जो शेली की पत्नी थी, तो मैरी शेली की माँ हैं मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। और जो विलियम गॉडविन थे, जो शेली के गुरु थे, उनकी ये वाइफ हैं, उनकी ये पत्नी हैं। और जब मैरी शेली को इन्होंने जन्म दिया, उसी के बाद इनकी
जो है असामयिक डेथ हो गई थी, तो ज़्यादा इनको उम्र नहीं मिली थी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को, लेकिन इनका योगदान बहुत ज़्यादा है और ये फेमिनिज्म के शुरुआत करने वालों में एक हैं। देखते हैं फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के जो मुख्य मुद्दे थे, इशूज़ थे, वो क्या थे। तो पहली चीज़ है इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस, यानी जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है वो मेल फीमेल में इक्वलिटी की बात करता है। उस समय मेल को, पुरुषों को तो मताधिकार था, लेकिन महिलाओं को या आप बोलेंगे औरतों को मताधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वीमेंस सफ्रेज यानी जो महिलाओं का जो मताधिकार है उसका मूवमेंट फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में आता है और इसके परिणाम स्वरूप 1920 में ब्रिटेन में उनको मताधिकार दिया गया और एक 9th अमेंडमेंट पास हुआ। तो जो पहला फेमिनिज्म का वेव है, यानी जो फर्स्ट वेव है, उसमें मताधिकार की बात आती है और इक्वलिटी की बात आती है और एक ढंग से इमेंसिपेशन, यानी वो चाहते हैं कि उनका उद्धार किया जाए। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत की ही थी तो वे इतना मुखर नहीं हो सकते थे, तो जो पहला वेव है उसमें इमेंसिपेशन की बात आती है और एक जो है ये इस चीज़ की चाहत है कि उनको बराबरी दी जाए। देखिए पहले से कुछ मिथ्स थे और वे मिथ्स थे कि जो महिलाएं हैं वे पुरुषों के बराबर नहीं हैं। तो जैसे जो अरिस्टोटल ग्रेट थे, महान अरिस्टोटल, वो कहते थे कि द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर एंड रूलर टू रूल्ड, यानी मेल सुपीरियर है, मेल रूलर है, फीमेल रूल्ड है, फीमेल इंफीरियर है। डार्विन, अ मैन इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमन। तो जब डार्विन जैसा साइंटिस्ट इस बात पे पहुंचा था तो बाकी लोगों को क्या कहा जाए, तो टू फ्री फ्रॉम सबऑर्डिनेशन, दास्ता, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ऑपरेशन, उत्पीड़न ऑफ एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न सोसाइटी। तो जो एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न सोसाइटी है जिसमें भेदभाव होता है, जिसमें उत्पीड़न था महिलाओं का और सबऑर्डिनेशन था, दास्ता थी, उससे मुक्ति इस वेव का उद्देश्य था। इसके बाद सेकंड वेव फेमिनिज्म आता है और इसकी जो डोमिनेंट नाम है वो बुआ हैं और वे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। एक अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियलिस्ट, एक जीनियस हुए हैं, फ्रांस के हैं, सार्त्र। तो ये सार्त्र की पार्टनर थी, जो बुआ थी वो सार्त्र की पार्टनर थी। एक बहुत बड़ा कंपटीशन था फ्रांस का, उसमें सार्त्र प्रथम जो है पोजीशन पर आए थे, फर्स्ट पोजीशन, एंड बुआ का सेकंड पोजीशन आया था। तो ये सार्त्र की मेट थी, सार्त्र की पार्टनर थी और इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, बट इनकी आज जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो द सेकंड सेक्स से है। चलते हैं सेकंड वेव की फेमिनिज्म देखते हैं। ये अर्ली 1960s से लेट 1980s तक है। इसके उद्देश्य क्या है? इक्वलिटी विद मेन, ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर बॉडी, यानी वो बोलते हैं ना कि ये बॉडी मेरी है, ये चॉइस मेरा है, तो वही ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर बॉडी। अब किसी व्यक्ति पर समाज
कंट्रोल करें, लोग कंट्रोल करें और बताएं कि ऐसा करिए, ऐसा न करिए, ऐसे बैठिए, ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे चलिए, ऐसे हंसिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भेदभाव है। तो इसके खिलाफ ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर बॉडी। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल अब्यूजेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल अब्यूजेस यानी आजकल क्या है कि इतनी छेड़छाड़ होती है और बहुत सारे फिजिकल अब्यूजेज होते हैं। तो इन फिजिकल अब्यूजेज से प्रोटेक्शन। जेंडर रोल्स आर आर्टिफिशियली एंड कल्चरली क्रिएटेड। देखिए इसका सूत्र वाक्य, जो बुआ कहती थी कि जो जेंडर है ये आर्टिफिशियल है, सेक्स तो नेचुरल है बट जेंडर आर्टिफिशियल है। वो कहती थी कि जो वुमन है वो बनाई जाती है, समाज बनाता है, वुमन की तरह कोई बोर्न पैदा नहीं होता है और ये आर्टिफिशियल और कल्चरल रूप से इसे क्रिएट किया गया है, ये वास्तविक नहीं है। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, इसमें जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो श्रम विभाजन होता है, जो काम होते हैं उनमें भी जेंडर रोल प्ले करता है, यानी समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। मेल को ज़्यादा वेतन मिलता है, फीमेल को कम वेतन मिलता है। जैसे शुरुआत में अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो प्राइवेट टीचिंग होती है उसमें मेल टीचर और फीमेल टीचर के साथ भेदभाव किया जाता है। मेल टीचर को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है जबकि फीमेल टीचर को कम स्वतंत्रता दी जाती है। और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, यहाँ तक आप फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, उसमें भी सैलरी में या पैसे में अंतर होता है। तो ये जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर है। और वुमन रिकैरिंग चिल्ड्रेन, वुमन रियरिंग चिल्ड्रेन, वो बच्चे पालती हैं। हाउस होल्ड वर्क्स, घर के काम करती हैं। टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, घर का जो है केयर करती हैं। और ये सारी चीज़ों को, बच्चे पालना, घर का काम करना, यानी रियरिंग चिल्ड्रन, हाउस होल्ड वर्क्स, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, ये सब प्राइवेट स्फेयर में आते हैं। अब ये बहुत बड़ा काम होता है और यहाँ तक कि ये ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है क्योंकि इससे अगली पीढ़ी इस पर निर्भर करती है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जो ब्रेड विनर होता है वो पुरुष कहलाता है, जो बाहर से वेतन लाता है और उसको महत्व दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि पुरुष तो काम करता है और महिलाएं काम नहीं करती हैं। मैन एक पब्लिक स्फेयर है, तो पब्लिक स्फेयर में क्या होता है, जो नौकरी होती है, चाहे मिलिट्री की नौकरी हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, या कोई भी जो नौकरी होती है, ये पेड एंड विथ पावर डोमिनेंस। अब जब जिसमें पैसा मिलता है तो पैसे के साथ पावर आती है, पावर साथ डोमिनेंस यानी प्रभावशीलता आती है। तो इस तरह जो मैन होता है वो प्रभावशाली होता है, जो वुमन होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती हैं और ज़्यादा न कहें तो कम से कम इक्वल महत्वपूर्ण काम करती हैं, प्राइवेट स्फेयर का काम करती हैं। लेकिन उनको न तो पैसा मिलता है और चूंकि पैसा नहीं मिलता है तो उनको न पावर मिलती है और न डोमिनेंस मिलती है। वुमन कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल क्लास सिस्टरहुड। तो जो सेकेंड वेव के फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि सारी वुमेन, सारी दुनिया की वुमेन वे शोषित हैं और वे एक सोशल क्लास बनाती हैं और उनका आपस में सिस्टरहुड होना चाहिए, यानी सारी जो वुमन हैं वो दूसरे वुमन की सिस्टर हैं और वो एक जैसी हैं। तो सिमेन डी बुआ, एलिन शोवाल्टर, ये लोग सेकेंड वेव के फेमिनिस्ट थे। इवन वर्जीनिया वुल्फ को आप ले सकते हैं और वो बहुत ही महान फेमिनिस्ट थी। यद्यपि वर्जीनिया वुल्फ खुद को फेमिनिस्ट कहलाने से मना करती थी, उनको फेमिनिस्ट और या फेमिनिज्म ये सब टर्म नहीं पसंद थे, लेकिन वो बहुत ही ग्रेट जो है उनका योगदान फेमिनिज्म में है। थर्ड वेव फेमिनिज्म ये अर्ली 1990s से और आज तक चल रहा है। तो केवल 3 वेव्स हैं, तो 1990 से और आज 2020 है, ये थर्ड वेव फेमिनिज्म है।
It registered the perceived essentialist ideologies and a white heterosexual middle class focus of सेकेंड वेव फेमिनिज्म। तो सेकेंड वेव में बोला जाता था कि सारी फेमिनिन एक सिस्टरहुड बनाती हैं, उनमें डाइवर्सिटी नहीं है, वो सब एक ग्रुप बनाती हैं। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म में इसका विरोध किया गया। थर्ड वेव फेमिनिज्म में डाइवर्सिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसमें है कि सारी जो फेमिनिन है, सारी जो फीमेल हैं, सारी जो वुमन हैं, उनके अनुभव एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे वाइट वुमन है, यूरोप की वुमन है और जो अफ्रीका की ब्लैक वुमन है, उनमें जो भेदभाव है उसमें अंतर है। यानी जो ब्लैक वुमन है उनको ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह जैसे दलित वुमन है और जो अपर क्लास वुमन है, तो दलित वुमन को एक वुमन होने का भी भेदभाव सहना पड़ता है और दूसरा कास्ट का भी भेदभाव सहना पड़ता है। तो ये जो सारी वुमन हैं वे एक ग्रुप को नहीं बनाती हैं, उनमें डाइवर्सिटी है और ये डाइवर्सिटी कल्चरल है, ये डाइवर्सिटी एथनिक है, ये डाइवर्सिटी जियोग्राफिकल है। द थर्ड वेव इज मच मोर इंक्लूसिव ऑफ वुमन ऑफ कलर देन द फर्स्ट और सेकंड वेव्स हैड बीन। जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है वो इंक्लूसिव है, यानी वो ज़्यादा सबको सम्मिलित करता है। इवन इसमें जो गेज हैं, जो लेस्बियंस हैं, ये लोग भी सम्मिलित होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव है। एलिस वॉकर वर्कड टू रिकंसाइल फेमिनिज्म विद द कंसर्न्स ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी। एलिस वॉकर हैं, इन्होंने फेमिनिज्म को ब्लैक कम्युनिटी से जोड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है एलिस वॉकर का और इसको आप ध्यान से याद करिएगा कि इन्होंने कम्युनिटी को से ब्लैक कम्युनिटी को फेमिनिज्म से जोड़ा हुआ है। थर्ड वेव फेमिनिज्म बिगन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वेव फेमिनिज्म पर पोस्ट मॉडर्निज्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। नो जनरलाइजेशन एंड नो यूनिवर्सल कैटेगरीज। थर्ड वेव फेमिनिज्म जनरलाइजेशन का यानी सबको एक जैसा मानने का विरोध करता है और डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देता है। और जो यूनिवर्सल कैटेगराइजेशन है कि सारी फीमेल एक ग्रुप बनाती हैं, सिस्टरहुड बनाती हैं, इसका वो विरोध करता है। नॉट वन एक्सप्लेनेशन बट मल्टीपल एक्सप्लेनेशन। थर्ड वेव फेमिनिज्म कहता है कि बहुत सारे सच होते हैं, केवल एक सच नहीं होता है और बहुत सारे उनके एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो मल्टीपल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। नो वन ट्रूथ बट अ बिलियन ट्रूथ। तो पहले होता था कि एक ही ट्रूथ है, बट फेमिनिज्म जो थर्ड वेव का है वो कहता है बिलियन ट्रूथ्स हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे रिलीजन होते हैं और उनकी किताबें होती हैं, वो कहते हैं जो हम कहते हैं यही सच है। थर्ड वेव फेमिनिज्म कहती है कि सच केवल एक नहीं होता है, वो कोई एक किताब का नहीं होता है, सच बहुत सारे हैं, बिलियंस ट्रूथ होते हैं। सबका अपना अलग सच होता है, सबका अपना अलग अनुभव होता है। एक्सेप्ट प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी। थर्ड वेव फेमिनिज्म में प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी यानी बहुलवाद और विभिन्नता को एक्सेप्ट करने की बात करिए। नो बाइनरी टर्म्स। बाइनरी टर्म से होता है कि जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन, तो मैस्कुलिन इम्पॉर्टेंट है, किंग क्वीन तो किंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पहला वाला इम्पॉर्टेंट होता है पेयर में, दूसरा वाला इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो बाइनरी टर्म्स को थर्ड वेव फेमिनिज्म नहीं मानता है। इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि जो अनइक्वलिटी होती है वो उसके बहुत सारे चीज़ें होती हैं, केवल एक अकेली अनइक्वलिटी नहीं होती है, केवल जेंडर की नहीं होती है, केवल सेक्स की नहीं होती है कि कोई मेल है कोई फीमेल है तो अनइक्वलिटी है। उसके साथ साथ उसका कलर, उसका जो एथनिसिटी, उसकी सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें भी इसमें प्रभाव डालती हैं। तो ये इंटरसेक्शनैलिटी है। जैसे कोई अफ्रीकन वुमन है तो वुमन होने के कारण उसको दिक्कत होगी, अफ्रीकन होने के कारण यानी वो ब्लैक है
तो इससे वाइट लोग उससे कम पसंद करेंगे, इवन वाइट वुमन भी कम पसंद करेंगे, और वो गरीब है तो उसे अविकसित माना जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरसेक्शनलिटी। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। तो अलग अलग कल्चर की अलग अलग प्रैक्टिस और ट्रेडिशन होती है। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म कहती है कि इन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। डाइवर्स वॉइस एंड डाइवर्स पोजीशन शुड बी एक्सेप्टेड। बहुत सारी वॉइसेज हैं, बहुत सारे पोजीशंस हैं, इन सबको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म। अभी डाइवर्सिफिकेशन को थर्ड वेव फेमिनिज्म एक्सेप्ट करता है। और डाइवर्सिफिकेशन कौन कौन सी हैं? ब्लैक फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म। एंजेला डेविस ब्लैक फेमिनिज्म की वॉइस हैं। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म की वॉइस हैं चंद्रा तलपड़े मोहंती। और दलित फेमिनिज्म की वॉइस हैं शांताबाई कांबले। अब इसको सारांश में दोबारा दोहरा लेते हैं। जो फर्स्ट वेव है इसका इशू था डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अंतर करना। और इसका जो सल्यूशन था इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन एक प्रकार की जो है फ्रीडम है, लेकिन ये जैसे इसका जो डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे उद्धार करना, यानी ये लोग समाज से, पुरुषों से अपेक्षा करते थे कि उनको उससे छुटकारा दिलाया जाए। इक्वलिटी इनका अप्रोच था कि इक्वलिटी यानी बराबरी का। सेकंड वेव फेमिनिज्म का जो इशू है वो ऑपरेशन है, थोड़ा आगे बढ़ करके वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे। सेकंड वेव फेमिनिज्म कहता है कि ये उत्पीड़न हो रहा है, ऑपरेशन। इनका जो सल्यूशन था लिबरेशन, वो मुक्ति था। तो लिबरेशन इमेंसिपेशन से ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा शक्तिशाली जो टर्म है, शक्तिशाली पद है। और इनका जो अप्रोच था वो डिफरेंस वाला अप्रोच था, जबकि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का जो अप्रोच था वो इक्वलिटी का था। जो थर्ड वेव है ये मार्जिनलाइजेशन की बात करती है। इनका इशू क्या है? मार्जिनलाइजेशन, यानी इसमें यह है कि इनको एक हाशिए पे डाला जा रहा है। अब इनका जो इशू है, इनको काफ़ी इक्वलिटी मिल गई है बट इनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। इनका जो सल्यूशन है वो इंक्लूजन, यानी इनको सम्मिलित किया जाए। अब जैसे कोई गे है उसको सम्मिलित किया जाए, कोई जो ब्लैक है उसको सम्मिलित किया जाए, कोई दलित है उसको सम्मिलित किया जाए, कोई डिफरेंट थिंकिंग का पर्सन है उसको सम्मिलित किया जाए। तो इंक्लूजन है। और इनका जो अप्रोच है डाइवर्सिटी, बोलते हैं कि डाइवर्सिटी बुरी चीज़ नहीं है, डाइवर्सिटी को जो है डाइवर्सिटी का उत्सव मनाना चाहिए, डाइवर्सिटी शुड बी सेलिब्रेटेड। अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे फ्रेंच फेमिनिज्म का एक टर्म आता है, इसमें जूलिया क्रिस्टेवा हैं, हेलेन सिक्सस हैं, लूस इरिगरी हैं, मोनिक विटिग हैं। और ये जो एक एक्रीचर का कॉन्सेप्ट आता है, एक्रीचर फेमिनिज्म यानी फेमिनिज्म राइटिंग, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ कोरा है, ये सब फ्रेंच फेमिनिज्म के हैं। फ्रेंच फेमिनिज्म बहुत ही समृद्ध है। अमेरिकन फेमिनिज्म पॉलिटिकल है, जबकि फ्रेंच फेमिनिज्म ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। रेडिकल फेमिनिज्म ये कहते हैं रूट काज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन इज पैट्रियार्की, यानी जो पितृसत्तात्मकता है यही जो है रूट काज है, जो पितृसत्तात्मकता है ये सबसे बुरी चीज़ है। तो पैट्रियार्की का ये सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं कि सब प्रॉब्लम पैट्रियार्की के कारण है। टर्म्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म का सीधा साधा मतलब है कि वुमेन्स राइटिंग, यानी जो महिलाएं, औरतें, स्त्रियां वो खुद लिखें। और जैसे लड़कियां गज़ल लिखती हैं, लड़कियां पोइट्री लिखती हैं, ये सब वुमेन राइटिंग में आता है। इवन डायरी आप लिखते हो ये भी वुमेन राइटिंग में आता है। तो गाइनोक्रिटिसिज्म इसका टर्म दिया था एलिन शुआल्टर ने, एक ऐसे उन्होंने लिखा था टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स 1979, टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स 1979। तो इस ऐसे में उन्होंने एक नया टर्म गढ़ा था, कॉइन किया था, गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म
में कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान देने वाली हैं, यानी वुमन लिखें लेकिन वो एज ए मेल न लिखें, वो अपने ढंग से लिखें। यानी गाइनोक्रिटिसिज्म में बोला जाता है कि जो मेल के लिखने का ढंग है वो अथॉरिटेरियन है, वो अधिकारवादी है, सत्तावादी है, लॉजिकल ज़्यादा होता है। वुमन हार्ट से लिखते हैं, दिल से लिखते हैं, और उसमें मल्टीपल वॉइसेज होती हैं। वो कोई इतना जो है वो उनका जो राइटिंग है वो अधिकार वाली नहीं है, उनकी एम्फैथेटिक है, सहानुभूतिपूर्ण है। तो वुमन एज अ वुमन लिखें, गाइनोक्रिटिसिज्म। इसके एग्जाम्पल्स हैं लिटरेचर रिटन बाय फीमेल अथर्स, ये तो गाइनोक्रिटिसिज्म में आता है। और इसके एग्जाम्पल हैं अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 का वही शॉल्टर का है जिन्होंने टर्म कॉइन किया है। मैड वुमन इन द एटिक 1979 का है, गिलबर्ट एंड गुबर का है। द फीमेल इमेजिनेशन 1975 का है, पैट्रिशिया एम स्पैक। द फीमेल इमेजिनेशन। अगला टर्म है फीमेल एक रीचर फेमिनिन, एक रीचर फेमिनिन। तो एक रीचर फेमिनिन जो है हेलेन सीसो ने इसे कॉइन किया था। लाफ ऑफ मेडुसा जो 1976 का है उसमें एक कॉइन किया था। और ये फेमिनिन राइटिंग है। एक रीचर फेमिनिन का जो लिटरल जो अनुवाद किया जाए वो फेमिनिन राइटिंग होता है। और जो गाइनोक्रिटिसिज्म है इसमें मेन चीज़ है फेमिनिन राइटिंग है, लेकिन लिटरेचर ऑफ देयर ओन, यानी उनका खुद का लिटरेचर। और जो एक रीचर फेमिनिन है, एक रीचर फेमिनिन में है कि जो फेमिनिन है वो फीमेल की तरह लिखें। तो एक शिशु का कोटेशन है, राइटिंग इज़ फॉर यू, यू आर फॉर यू, योर बॉडी इज योर्स, टेक इट। शिशु अपोजेज मैस्कुलिन मोड दैट इज यूटिलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, एलिटिस्ट एंड हायरार्किकल। तो जो शिशु हैं वो जो मैस्कुलिन मोड ऑफ राइटिंग है उसका वो विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि वो एम्फैथेटिक होना चाहिए और इमोशनल होना चाहिए, जो फेमिनिन मोड ऑफ राइटिंग है। एक बार फिर देख लेते हैं गाइनोक्रिटिसिज्म, यानी जो क्रिटिसिज्म है, जो लेखन है, जो समालोचना है, वो फीमेल को केंद्र में रखकर भी होनी चाहिए, और जो राइटिंग है उसका केंद्र में फीमेल भी होनी चाहिए, यानी राइटिंग मेल की तरह नहीं होनी चाहिए। और एक रीचर फेमिनिन ये सीधे सीधे फीमेल की राइटिंग है। फैलोगोसेंट्रिसिज्म, तो जो फैलोगोसेंट्रिसिज्म है ये एक्चुअल में डिकॉन्स्ट्रक्शन का टर्म है, वास्तव में डिकॉन्स्ट्रक्शन का टर्म है। और इसमें ये है कि जो सेंट्रलिटी, जो एक फैलो का मतलब होता है मैस्कुलिन डोमिनेंस, जो पुरुषों की सर्वोच्चता है, जो एक ढंग से पैट्रियार्की है, वो फैलस या फैलो में आती है। और ये लोगों का अर्थ होता है लॉजिक। तो जो सेंटर में पैट्रियार्की है, सेंटर में लॉजिक है, इमोशन नहीं है, तो उसका जो विरोध है, यानी सेंटर में फीमेल भी आए और जो लेखन है भावनात्मक भी हो, ये फैलोगो सेंट्रिसिज्म में के विरोध में आता है। तो ये तीन टर्म्स हुए, गाइनोक्रिटिसिज्म, एक रीचर फेमिनिन, इन दो को फॉलो करने की बात की जाती है। और जो फैलोगोसेंट्रिसिज्म है इसके अपोज की बात की जाती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है फेमिनिज्म में, फेमिनिज्म पैट्रियार्की यानी पुरुष प्रधानता का अपोज करता है। जो बुआ थी वो कहती थी कि समाज में फीमेल को या तो गॉडेस देवी बना दिया जाता है, विचेज यानी उसको एक शैतान या जादूगरनी बना दिया जाता है, और वो दोनों चीज़ों का विरोध करती थी।
कि ना तो उसे गॉडेस बनाओ और ना उसे कोई इविल बॉडी या विचेस बनाओ, उसे एक सामान्य जो होमोसेपियंस है, जो मानव है, वही बने रहने देना चाहिए। आपने इतनी देर तक इसे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे दलित फेमिनिज्म है या रेडिकल फेमिनिज्म है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो उपलब्ध करेंगे। थैंक यू अगेन।